बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। तो हम सब की ज़िंदगी में हम सबका एक माजी रहा होता है और हम सब ने अपने माजी में बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी कोताहियाँ बरती होती हैं, लेकिन इट एक्चुअली डज़ नॉट मैटर कि आप पहले क्या थे या आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई, बिकॉज़ हर इंसान विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपीरियंस भी उसको हासिल होता है, वो एवॉल्व भी होता है, उसकी ग्रूमिंग भी होती है, उसकी लर्निंग भी होती है। तो ये वाकई ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आपसे माजी में क्या हो चुका, उसको भूल जाएं। माजी को हम तब्दील नहीं कर सकते, बट येस हम अपना हाल बेहतर बना सकते हैं अपनी एफ़र्ट्स के साथ, अपनी नॉलेज के साथ, अपनी लर्निंग के साथ, अपने स्किल्स के साथ और अपनी अच्छाई के साथ। तो इस पर कभी ना ध्यान दें कि आप क्या थे, अब आप क्या हैं या क्या बन रहे हैं। दिस एक्चुअली मैटर्स। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और शहर लाहौर का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है, बेहतर है हम अगर कह लें, लेकिन एग्जैक्टली आज का मौसम कैसा रहेगा। कल हमने देखा लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा, और जहां हम इस्लामाबाद की बात करें या इसके सराउंडिंग्स में जितने भी लाइक एरियाज़ हैं, सो वहाँ पर बहुत तेज़ थ्रू आउट द डे बारिश होती रही। कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि हमने ज़िंदगी में जून के महीने में कभी इस्लामाबाद या रावलपिंडी में ऐसा मौसम नहीं देखा जैसा अब देखने में आ रहा है। तो बहरहाल हमारे लाहौर का मौसम कैसा रहेगा ये बताने के लिए हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल वहाब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वहाब, बताइएगा कैसा रहेगा आज लाहौर का मौसम? जी बिल्कुल, इस वक्त दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर बात करें तो इस वक्त 4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और तकरीबन 57% जो है वो हवा में नमी का तनासुब बताया जा रहा है। लाहौरियों के लिए अब जो है वो अच्छी खबरें बंद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अब चूँकि आज मौसम थोड़ा सा बेहतर रहेगा, जो हवाएँ चलेंगी, लेकिन कल से मज़ीद जो है वो लाहौर शहर में गर्मी शुरू होगी। सूरज जो है वो अपनी आबोताब के साथ चमकेगा। आज सुबह के औकात भी जो है वो सूरज निकला अपनी आबोताब के साथ, लेकिन उसके अलावा बादल की अगर बात करें तो वो भी वक्तन फ़वक्तन जो है वो सूरज के आगे आते हैं और सूरज को अपनी लपेट में लेते हैं और सूरज गायब हो जाता है। लेकिन सूरत हाल कल से जो है वो इसके बरक्स दिखाई देगी। लाहौर शहर में कल से जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा और आने वाला पूरा हफ्ता जो है वो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अब मज़ीद आने वाले दिनों में जो है वो ना तो मौसम खुशगवार रहेगा, ना बारिश होगी, ना रहमत बरसेगा। अब इस तरह का जो है वो कोई भी सीन नहीं होगा। अब सिर्फ़ और सिर्फ गर्मी होगी और लाहौरियों को चाहिए कि अब इस गर्मी से बचने के लिए जो है वो एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करें। जो अपने सरों पर जो है वो कपड़े को से ढांपे उसको, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी की बॉटल्स अपने साथ रखें, चूँकि गर्मी की शिद्दत जो है वो मज़ीद बढ़ने वाली है। और जो लाहौरियों को जून के जो पहले दिन भी एक अच्छा मौसम मिल गया, अगर बात करें जून के महीना जब शुरू हुआ तो कल का पहला दिन था, तो उस दिन भी लाहौरियों को जो है वो बारिश भी मिल गई और एक अच्छा मौसम खुशगवार मिला। लेकिन अब आगे मज़ीद जो है वो मौसम। थैंक यू सो मच अब्दुल वहाब, हमें मौसम का अहवाल बता रहे थे और आने वाले दिन जो हैं वो लाहौरियों के लिए कोई अच्छी खबर मौसम के हवाले से नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि दर्जा हरारत जो है वो मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। मौसम गर्म भी रहेगा, खुश्क भी रहेगा और बारिशों का भी कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे। आज के करेंसी रेट्स आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले US डॉलर की बात कर लें तो 297 रुपीज़ में आपको अवेलेबल होगा। अगर मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। यूरो जो है वो 316, ब्रिटिश पाउंड 371, UAE दिरहम 80 रुपीज़, सऊदी रियाल 78, कवेती दिनार 927.17, कैनेडियन डॉलर 226, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 198, ओमानी रियाल 740.96 में आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे। खीरा आपको मिलेगा 64 रुपीज़ पर केजी, आलू 70 रुपीज़ पर केजी, सब्ज़ मिर्च 70 रुपीज़ पर केजी, पालक 40 रुपीज़, प्याज 57, गाजर 60, टमाटर 28, गोभी 30 एंड करेला 70 रुपीज़ पर केजी। फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे तो सेब आपको मिलेगा 335 रुपीज़ पर केजी, खजूर 485 रुपीज़ पर केजी, तरबूज 32 रुपीज़ पर केजी, फालसा 180 रुपीज़ पर केजी, केला 340 रुपीज़ पर डज़न और पपीता 235 रुपीज़ पर केजी, खरबूजा 70 रुपीज़ पर केजी। ब्रॉयलर की तरफ आएंगे। ब्रॉयलर जिंदा आपको 410 रुपीज़ पर केजी में मिलेगा। गोश्त आपको मिलेगा 615 रुपीज़ पर केजी और फार्मी अंडे 260 रुपये पर दर्जन आपको मिल सकेंगे।
आगे बढ़ते हुए अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे, और टॉप स्टोरीज़ में हमारे पास थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट खबर है, बिकॉज़ जब हम बात करते हैं ना कि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है, इसमें इतनी फ्रस्ट्रेशन और अदम बर्दाश्त और पेशेंस का ना होना या किसी चीज़ का इंतज़ार ना कर पाना, ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे रवैयों में बहुत ज़्यादा रच बस गई हैं। सो ऐसा ही एक वाक़या इसी नौइयत का लाहौर में पेश आया, जहाँ पर रेस्टोरेंट में एक कस्टमर आया, उसने अपना एक ऑर्डर दिया, लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको वो वक्त पर नहीं मिला, थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो गया और उसने गुस्से में आके कस्टमर ने वहाँ पे फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। सो हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त की यही एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरह से एक छोटी सी बात कि आपका ऑर्डर लेट हुआ है और आपने फायरिंग कर दी, तो मतलब भरपूर तरीके से इस कस्टमर के ख़िलाफ़, जो कि अब मुलज़िम है, डेफिनेटली कार्रवाई होनी चाहिए। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और हमें पता है कि जब कोविड आया था तो चाइना और लाहौर यानी पाकिस्तान के दरमियान जो बराह रास्त फ़्लाइट ऑपरेशन सिस्टम था वो मुअत्तल हो गया था। अभी 3 साल के बाद लाहौर से चाइना जो है बराह रास्त परवाज़ें इनको बहाल किया जा चुका है। 13 जून को पहली फ़्लाइट जो है वो चाइना के लिए रवाना होगी और हर हफ्ते 3 के करीब डायरेक्ट फ़्लाइट्स फ्रॉम लाहौर टू चाइना चला करेंगी। तो जितने लोग चाइना ट्रैवल करना चाहते हैं या बिज़नेस या ट्रेड की गर्ज से उनका बहुत फ्रीक्वेंट आना जाना होता है, तो डेफिनेटली ये उनके लिए एक बहुत बड़ी ईज़ है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और अब पता नहीं इसको फ़नी खबर कहें क्या कहें, विजुअल्स आपके सामने हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन एक तकरीब के दौरान गिर पड़े और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये पहले भी बहुत दफ़ा मुख्तलिफ तकारीब के दौरान लड़खड़ाए और गिरे, और अब की बार भी ये वाक़या जो था पेश आया। कोलोराडो में एयरफोर्स एकेडमी की एक तकरीब थी जहाँ पर जितने भी कैडेट्स पास आउट हुए थे उनको डिग्रीज़ एक्चुअली में देना थी, और इसी दौरान इनका जो पाँव था वो टकराया, वहाँ पर एक रेत का थैला पड़ा हुआ था और ये बिल्कुल अपना जो बैलेंस था वो मेंटेन रख पाए और गिर गए। फिर वहाँ पर मौजूद जो एहलकार थे उन्होंने फौरी तौर पर इन्हें पिकअप किया, इनको सहारा दिया। लेकिन ऐसा मतलब अगर हम देखें तो पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है, 5-6 दफ़ा ये लड़खड़ाए और गिरे, बिकॉज़ ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ये अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे मुअम्मर तरीन सदर जो हैं वो जाने जाते हैं। सो शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से ऑब्वियसली एज फैक्टर भी होता है और एजिंग के साथ इंसान अपना बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाता। सो शायद यही रीज़न थी जिसकी वजह से ये एक और वाक़या पेश आया, बट वो सेफ़ एंड साउंड रहे। तो ये तो थी हमारे पास आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हमने आज बात करनी है चेहरे के इजाफी बालों का खात्मा कैसे मुमकिन है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान IMF की मदद के बगैर बजट बना सकता है, और आगे चलते हुए बात करेंगे आज का दिन आप सबका कैसा गुजरेगा, और आखिर में बच्चों को समर कैंप्स में भेजने के एक्चुअली में क्या फ़वाइद हैं, इस पर हमने आज बात करनी है। ये है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हमने चेहरे के गैर ज़रूरी बालों या इजाफी बाल जो होते हैं उसको हमने डिस्कस करना है। मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होता है ये ख़वातीन का होता है, और इसके लिए मुख्तलिफ रीज़न्स बताई जाती हैं कि जी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हमारी आजकल की खुराक और इसमें चिकन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से चेहरे पर जो बिला वजह के बहुत ज़्यादा इजाफी बाल हैं वो जो हैं वो नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। या इसके अलावा कुछ लोगों के जीन्स ऐसे होते हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं ट्रीटमेंट्स ऐसे करवाती हैं या कुछ ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से उनके चेहरे पर हेयर ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो जाती है। बट इसकी एक्चुअल कॉज क्या है और उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है, लेज़र किस तरह से इस तमाम तर चीज़ में जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। हमारे साथ एस्थेटिक फिजिशियन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा शो का हिस्सा हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि व्हाट एक्चुअली इज़ द रीज़न बिहाइंड द एडिशनल फेशियल ग्रोथ।
अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने मॉर्निंग शो में जो है वो इनवाइट किया। आजकल रीज़न, जैसे आपने अभी ख़ुद भी पहले बताया कि सो मैनी रीज़न्स होती हैं एबनॉर्मल ग्रोथ की। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है नो डाउट हमारी जो है वो डाइट का है, क्योंकि अभी जो हमारी जनरेशन है वो जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। तो इसके अलावा जो है अगर आप उसके ऊपर देखें तो हार्मोनल इश्यूज़ जो फीमेल्स में हैं, स्पेशली टीनेज गर्ल्स हैं उनमें, और या जैसे मीनोपॉज हम लोगों की फ़ीमेल्स में जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो बालों की होनी शुरू हो जाती है। वो किसी भी पार्ट पे हो सकती है, स्पेशली आपके फेस पे जब होती है तो वो ज़्यादातर जो है वो फीमेल्स के लिए जो है वो थोड़ा सा उसमें उनको प्रॉब्लमेटिक होती है। तो फिर वो डिफरेंट उसके लिए प्रोसीजर्स लेती है। जैसे पहले वैक्स और थ्रेडिंग जो है वो की जाती थी, लेकिन जैसे जैसे अब टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बहुत सारे आ गए हैं, तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं जिससे हम अपनी ग्रोथ को रिडक्शन जो है वो अच्छा, एक और चीज़ है कि किस एज में फेशियल ग्रोथ ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? बिकॉज़ मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी फीमेल्स देखी हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जब उनकी प्यूबर्टी भी स्टार्ट हुई तब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ऑल ऑफ अ सडन उनके चेहरे पर इतने ज़्यादा बाल निकल आए कि वो देखने में बहुत बुरे लगते थे। सो अचानक से इस तरह से फेशियल ग्रोथ, फेशियल हेयर ग्रोथ हो जाना, इसकी क्या रीज़न होती है? इसकी रीज़न्स बहुत सारी हैं, जिसमें जो है सबसे बड़ी रीज़न जो है वो उनके हार्मोन्स हैं। जब आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं फीमेल्स में, उसके लिए कोई एज ग्रुप जो है वो मस्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से जैसे ही आप जो है वो 15 टू 20 ईयर्स की एज में होते हैं, उसमें आपको ये वाले प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ जाते हैं। और दूसरा एक कॉमन फैक्टर जो है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है वो पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को क्रेज़ है वाइट होने का, तो वो क्या करते हैं, वो अपना कम्प्लेक्शन इनहेंस करने के लिए फार्मूला क्रीम्स अप्लाई करती हैं। ये फीमेल्स सबसे ज़्यादा जो है वो कॉमन जो कॉज अगर हम देखें तो वो हार्मोन्स है। उसके बाद जो है वो उनकी रूटीन केयर जो वो कर रही होती हैं डेली रूटीन में, जैसे वो क्रीम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है, जिसमें फार्मूला क्रीम्स डिफरेंट वो जो है जिसमें मर्करी वगैरह होता है, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसमें से एक साइड इफ़ेक्ट जो है वो आपकी एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ जब आप हार्मोन्स की बात करती हैं तो कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे एडिशनल हेयर ग्रोथ की तरफ हमें लेके जाते हैं, और प्लस हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं कि अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखना और ये प्रॉब्लम आए? हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए तो सबसे पहले यही है कि जब आपको एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ जो है वो फील हो रही होती है, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनकी मेडिकल हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट होती है। हम पहले वो लेते हैं कि आपको अगर जेनेटिकली ये इशू है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रेस फैक्टर आपका बहुत ज़्यादा लाइफ में जो है वो आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो है वो उनका फूड इंटेक होता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें रूल आउट करनी होती है जब हम उनका प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो अगर तो उनके हार्मोनल प्रॉब्लम इस तरह के इश्यूज़ हैं, जैसे PCOS हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम होता है, मीनोपॉज की अगर फीमेल आ रही हैं आपके पास 45 टू 50 ईयर्स में, तो आपको पता है 45 से 50 ईयर्स में ये चीज़ कॉमन है चेहरे पर गैर ज़रूरी बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए कि जब मैंने यंग बच्चियों में देखा है, यंग बच्चियों की एक रीज़न तो मैंने आपको जैसे बताया कि उनमें जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, जैसे सैलून फेशियल्स में वो लेती हैं, उसमें ब्लीच पॉलिशर्स का, आपने कहा ब्लीच पॉलिशर्स का एक्सेसिव उनका जो है यूजेज होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मली जो है हेयर ग्रोथ को कोरिलेट किया जाता है हार्मोन से। तो हार्मोनल टेस्ट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आप अपने किसी भी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट के पास सबसे पहले ये करना चाहिए कि जब आपको एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो फील हो रही है, तो अपने किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट को विज़िट करें। वो आपके टेस्ट वगैरह करेंगे। अगर आपकी रिपोर्ट्स ठीक हैं, आपके टेस्ट ठीक आए हैं, तो देन हम जो उनको सुपरफिशियली ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसमें लेज़र मोस्ट इफ़ेक्टिव है। वो आपकी जो है वो हेयर को रिडक्शन कर सकता है, आपके बालों को जो है टेक्सचर जो है वो स्मूथ हो सकता है, फिर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर इंटरनली आप ठीक नहीं हैं, आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, कुछ भी है, उसके बाद हम जब लेज़र का जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो बेसिकली अगर किसी में हार्मोनल इश्यूज हैं तो उसको पैरेलल अपने हार्मोन्स का भी इलाज करवाना है, इंटरनल इलाज भी करवाना है, विद इट आपने फिर लेजर की तरफ आना है, सो इट वुड बी मोर इफेक्टिव। लेकिन यही मेरा सवाल बुनियादी तौर पर था कि जब हम इंटरनली अपने आप को या कोई भी खातून अपने चीज़ों को बेहतर करना चाहती हैं या हार्मोन्स जो हैं उनको बैलेंस करना चाहती हैं, तो इसके लिए क्या तरीके हैं? डाइट है, कोई सप्लीमेंट्स लेने हैं, सी स्पेसिफिक विटामिन्स मिनरल्स, उसमें जो नहीं, उसमें सिर्फ ये है कि आप जब अपने गायनी डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट करेंगे,
तो वो आपके कुछ टेस्ट आपको लिख के देते हैं, उसके साथ साथ वो आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं। उसमें फिर उनकी मेडिकेशन, उनकी अपनी मेडिकेशन अगर फ्लक्चुएट कर रही है, वाकई आपको हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो फिर तो वो आपको जो है मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। साथ में आप अपने लेज़र सेशंस लें तो वो आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे प्रोवाइड कर सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह से लेज़र की अभी हम बात कर रहे हैं, तो लेज़र से पहले हम बात कर लेते हैं कि मुख्तलिफ लड़कियां जो होती हैं वो वैक्सिंग करवाती हैं, थ्रेडिंग करवाती हैं, तो क्या वैक्सिंग से कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नो डाउट, वैक्स और थ्रेडिंग जैसे बहुत काफ़ी अर्से से ये चीज़ चली आ रही है, लोग करवाते भी आए हैं, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि बहुत सारी बच्चियों को या फीमेल्स को जब वो वैक्स और थ्रेडिंग करवाती है तो स्किन सेंसिटिव हुई हुई होती है, वो उनको सूट नहीं कर रही होती है। उसमें जो है वो उनकी स्किन के ऊपर जो है वो एक्नी का इशू होना शुरू हो जाता है, पोर्स का ओपन होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब आप वैक्स और थ्रेडिंग की तरफ जाते हैं तो स्किन आपकी सैगी होने में, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं जब आप वैक्स और थ्रेडिंग में जाते हैं। वैक्स और थ्रेडिंग की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आप कुछ पेशेंट, ये देखें कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है या कोई भी चीज़ है, ये हर पेशेंट टू पेशेंट जो है वो वेरी कर रहा है। किसी को जो है वो लेज़र बहुत ज़्यादा जो है वो उनको सूट कर जाता है, किसी को वैक्स जो है वो सूट करती है। लेकिन बात ये है कि अगर आप कॉम्प्लिकेशंस मुझसे पूछ रही हैं कि इसकी क्या क्या चीज़ें हो सकती है वैक्स और थ्रेडिंग से, तो नो डाउट वैक्स और थ्रेडिंग से जो है वो एक्नी का इशू हो सकता है, पिगमेंटेशन हो सकती है, स्किन लटक जाना, यानी जो मेन प्रॉब्लम है वैक्स और थ्रेडिंग का कि वो आपकी स्किन लूज हो जाती है, सैगनेस हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है। हमारे यहाँ पर एक नॉर्मल माइंडसेट ये भी होता है कि अगर हम वैक्स करवाएंगे तो इससे होता क्या है कि आपके बाल जो हैं वैक्स करवा करवा के हल्के होना शुरू हो जाते हैं। क्या असल में ऐसा होता है या नहीं होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो आपका हेयर फॉलिकल है, बाल आपका उतना ही निकलेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वैक्स से जो है वो आपका बाल जो है वो लाइट हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। फिर तो इतने सालों से जो वैक्स करवा रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई 45 की एज में तो उनके बिल्कुल बाल खत्म हो जाने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ। तो ये ट्रीटमेंट जो है लेज़र का, इसके कितने सेशंस लेने पड़ते हैं, कितना इफेक्टिव होता है, किस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है? इसके नॉर्मली हम 6 to 8 सेशंस रिकमेंडेड है। आप 6 to 8 जब सेशंस ले लेते हैं तो आपकी परमानेंट रिडक्शन होती है, इट्स नॉट अ परमानेंट रिमूवल। ये लोगों में ये कंसेप्ट है कि शायद हम किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे या एस्थेटिक फिजिशियन के पास चले जाएंगे तो हम एक दफ़ा सेशन करवाएंगे तो हमारे बाल ख़त्म हो जाएंगे, कभी बाल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है वो बाकायदा आपको सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर वन सिटिंग नहीं है, आपको नंबर ऑफ़ सेशंस लेने पड़ सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री पे, आपके हार्मोनल इश्यूज़ पे। पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी कर रहा होता है। किसी पेशेंट पे 4 to 5 के बाद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेयरी हैं, जिनकी ग्रोथ थिक है, उनको फिर नंबर ऑफ़ सेशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन देखें कितने टाइम इंटरवल के बाद आपको वो सेशन रिपीट करना पड़ता है? ये अभी हम यहाँ पर वो बात कर रहे हैं जिनके गैर ज़रूरी हैं, ज़्यादा बाल हैं फेस पर, तो उनको आप नॉर्मली क्या रिकमेंड करती हैं? नॉर्मली उनको 8 सेशंस मोर देन इनफ होता है। उसके बाद आप 8 सेशंस कितने वक्फे के बाद? अगर बहुत ज़्यादा आप हेरी हैं तो फिर प्रेफर हम लोग तो करते हैं कि मिनिमम टाइम पीरियड आपका 15 डेज़ का होना चाहिए, मैक्सिमम 21 डेज़ के गैप से आप सेशन लें। जब आप प्रोलॉन्ग भी कर देते हैं अपने सेशन को, फिर भी उसका रिजल्ट जो है वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो आपको अपने जितने भी सेशंस हैं उनके साथ आपको अपने टाइम ड्यूरेशन को ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो एक दफ़ा सेशन लेते हैं, उसके बाद फिर वो 2 months 3 months का गैप डाल देते हैं। वो क्या होता है, बेसिकली हम किस चीज़ को हिट कर रहे हैं लेज़र में, हम फॉलिकल्स को हिट कर रहे हैं। तो जब आप अपने फॉलिकल्स को हम हिट करते हैं तो वो क्या करता है, वो आप फॉलिकल्स की रूट्स को जो है वो डैमेज करना शुरू हो जाता है। तो हमें इसको बार बार प्रोसेस हम इसीलिए करते हैं कि वो उसकी हेयर ग्रोथ रिडक्शन की तरफ जाए, फॉलिकल जो है वो डेड होने शुरू हो जाते हैं, तो बालों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। 8 सेशंस अगर हमने ले लिए 15 से 20 दिन के वक्फे के बाद, अगर हमने 8 सेशन कर लिए, तकरीबन 8 महीने लगेंगे। बट उसके बाद फेस पे जो बाल हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है। फिर उसके बाद आपके ख्याल में कितने सेशंस जो हैं वो लेने चाहिए, कितने वक्फे के बाद लेने चाहिए? इनिशियली जब आप 2 सेशंस ले लेते हैं, आपको बड़ा विजिबल उसमें रिजल्ट फील होना शुरू हो जाता है। लाइक आपके पैचेस फॉर्म में बाल आने शुरू हो जाते हैं, आपके बाल शेड ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपकी हेयर ग्रोथ होती है, सम टाइम आपके शेड ऑफ होते हैं, सम टाइम आपको पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसमें यह है कि जैसे जैसे आपकी 8 सेशंस में आपकी लाइक 70% आपकी ग्रोथ रिडक्शन की तरफ चली जाती है। उसके बाद जो है रिटचअप डिपेंड कर रहा होता है कि आपके हेयर ग्रोथ जो है वो
कितनी है, क्योंकि ये भी मैंने जैसे आपको पहले बताया पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है। हम एक ऐसे नहीं कह सकते कि एक पेशेंट में अगर 8 सेशंस में 80% रिजल्ट है तो वही 80% रिजल्ट जो है वो दूसरे पेशेंट तो ये पे आ सकते हैं ना। पर्सन वेरी करता है। और जब आप लेजर के सेशंस दे रहे होते हैं किसी भी पेशेंट को, तो उसमें नॉर्मली क्या आप इसके साथ साथ कोई और इख्तियार पेशेंट्स को बता रहे होते हैं कि ये इस्तेमाल करना है, ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, या इस किस्म से ये सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना? नहीं, शुरू में जो लेज़र मशीन्स आती थी डेफिनेटली उनमें चिलर्स वगैरह और आइस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं थी, तो पेशेंट को बर्निंग फील होती थी, तो फिर उनको हम कुछ टाइम के लिए जो है वो कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह जो है वो बता देते थे कि ये आपने यूज़ करना है। लेकिन अभी जैसे आपको मैंने बताया कि अभी टेक्नोलॉजीज़ इतनी आ गई हैं, इतनी वेरिएशंस आ गई हैं मोडेलिटीज़ में, इक्विपमेंट्स में, कि अब आइस टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे आ गए हैं कि आप लेज़र करवाते हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बर्निंग सेंसेशन, नथिंग। आप अपना रूटीन केयर के जितने भी हैं वो काम कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है कि जब आप लेज़र सेशन ले लेते हैं तो आपने कुछ टाइम के लिए सन एक्सपोजर से अवॉइड करना है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप अच्छा सन ब्लॉक SPF 100 पर हो या 60+ हो तो वो आप यूज़ करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है। एक IPL मशीन्स का आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है, वो मुख्तलिफ अच्छे वाले ब्रांड्स की भी आई हुई है, और उसमें ये नॉर्मली होता है कि आप घर बैठे, वो लेज़र मशीन है, इट्स अ स्मॉल लेज़र मशीन, और वो तकरीबन मेरे ख्याल में भी 1.5 लाख की होगी, कुछ अर्सा पहले तक वो 80,000 की भी मिल रही थी। तो वो आप घर पर ही उसको लेज़र कर लें तो आपके जो फेशियल हेयर हैं या कहीं पर भी हेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। हाउ इफेक्टिव इज़ द IPL? IPL वो अच्छा है, इफ़ेक्टिव है, लेकिन जैसे होम केयर के लिए आप कह रही हैं, होम केयर मोडेलिटीज़ मिलती हैं, बट उसके लिए फिर मैं यही कहूँगी कि उसके लिए आपको अवेयरनेस, आपको प्रॉपर एक जो है वो मेथड आना चाहिए कि आप किस तरह से करें, क्योंकि समटाइम्स जब आप होम केयर में भी जो है वो इस तरह की मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो नो डाउट कहीं ना कहीं जो है लेज़र का साइड इफ़ेक्ट जो है वो पिगमेंटेशन। और कभी ऐसा कभी होता है कि मतलब मैंने एक केस ऐसा देखा है कि कोई भी फेस पर बाल नहीं थे, बिल्कुल लाइट से बाल थे, जिसको ब्लीच किया जाता था या पॉलिशर करवाया जाता था, सो लेज़र करवा लिया गया, लेज़र के बाद वो जो हल्के बाल थे वो थोड़े ज़्यादा हो गए। तो ऐसे होता है कि कभी लेज़र से बाल थोड़े ज़्यादा हो नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। लेज़र आपके अगर इस तरह का होता तो फिर मेरे पास एक बेस्ट एग्जांपल उन सारे पेशेंट्स के लिए जो कहते हैं कि जी लेज़र से हमारी ओवर ग्रोथ हो गई है। अगर लेज़र से ओवर ग्रोथ हो सकती होती तो जो पेशेंट्स जिनको हेयर लॉस हो रहा है, हम फिर लेज़र उनके लिए क्यों ना करते? तो आपके ख्याल में ऐसा नहीं होता, उसके लिए कोई और रीज़न हो सकता है पीछे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा, एस्थेटिक फिजिशियन, हमारे साथ शो का हिस्सा थी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। महंगाई अपने जोबन पर है, लेकिन हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 8 रुपये कमी की गई, लेकिन अवाम इससे बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। इसके साथ साथ अगर हम डॉलर को देखें तो गुज़िश्ता रोज़ जो डॉलर था उसमें यकदम हमने कमी देखी, तकरीबन 10 से 14 रुपये के दरमियान डॉलर में हमने कमी देखी, और डॉलर जो था वो 297, कुछ जगहों पर 280-85 में भी जो था वो इंटर बैंक में अवेलेबल था। ओपन मार्केट के लिए भी यही रेट बताया जा रहा था, लेकिन जो शिकायत आ रही थी वो ये आ रही थी कि इस रेट पर जो डॉलर है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और साथ ही साथ हमने यकदम से देखा कि कुकिंग ऑयल और इस तरह से जो यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ चीज़ें थी उनमें भी कमी देखी गई। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि 9 जून को बजट भी पेश किया जाना है, और अवाम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ हमारे चीफ रिपोर्टर अशरफ मेहताब साहब इस वक्त शो का हिस्सा है। थैंक यू सो मच अशरफ साहब। अशरफ साहब, सबसे पहले ज़रा पेट्रोल की कीमत को डिस्कस कर लेते हैं। जो 8 रुपए की कमी की गई और फिर मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, इसकी क्या वजह बताई जाती है? क्या आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी आना, या रशिया से जो हमें तेल आना है वो एक रीज़न बताई गई? क्या वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। बिल्कुल इसकी एक दो वजह हो सकती हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि बजट आ रहा है, तो यकीनी बात है इलेक्शन ईयर भी है और साथ बजट भी है। अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ नहीं देती तो इलेक्शन में वो क्या स्लोगन लेके जाएगी, वो क्या कहेगी कि हमने आपको क्या ये रिलीफ दिया है। तो ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। दूसरी, बैनुल-अक़वामी मार्केट में भी पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, जिसकी वजह से ये एज मिला है इनको कि ये जो रिलीफ है उसको पास ऑन करें आम आदमी तक।
तो इसमें अगर देखा जाए तो 16 दिनों 17 दिन के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत में वाज़ेह कमी आई है। मतलब बात करें डीजल की तो 35 पे उसमें कमी आ चुकी है। 30 पे इन्होंने पहले ऐलान किया था, फिर 5 पे अब ऐलान किया है, और इस तरह से 35 पे। पेट्रोल की कीमत में अगर बात करें तो 12 रुपए पहले सस्ता हुआ था, 8 रुपए अब 20 पे सस्ता हो गया है। और इसी तरह से बाकी चीजों की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो IMF के साथ हमारा नवा रिव्यू होना था, ये जो मुआहदा चल रहा था, ये अब तोड़ चढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा है, ये तकरीबन खत्म हो गया है। तो अब हुकूमत ने सोचा कि अगले मुआहदे में चले जाएंगे, नेक्स्ट में जो अगस्त के बाद या जो नई गवर्नमेंट आएगी वो उनसे मुआहदा कर लेगी, हम अपनी आवाम को कुछ रिलीफ दे दे। तो ये भी वजह है। तो डॉलर के नीचे आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरबैंक के अंदर जो हम लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और पैसा जो बाहर भेजते हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी सिर्फ आप बैंक के थ्रू ही उसको कर सकते हैं, आप ओपन मार्केट से पैसा नहीं खरीद सकते डॉलर। तो यही वजह है कि वो नीचे आया, और एक दिन में 12 रुपए से ज्यादा डॉलर का नीचे आना भी एक बड़ा अच्छा है, और ये आने वाले दिनों में इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन देखिए इसकी अशरफ वजह से साहब, डॉलर सबसे का बड़ी बात नीचे यह है आना, कि देखिए डॉलर का नीचे आना तो ये तो ठीक है। कल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स उसको रिपोर्ट भी करते रहे हैं कि डॉलर तारीख की, मतलब तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दिन में 10 रुपए 15 रुपए फौरी तौर पर नीचे गिरा हो। लेकिन आप ये भी तो देखें कि डॉलर का महज हम ये कह दें कि 285 में अवेलेबल है या 290 में अवेलेबल है, मिले भी तो सही, मनी एक्सचेंजेस तो हैं वो डॉलर दे ही नहीं रहे। तो फिर ऐसे डॉलर का क्या करना है जब वो अवेलेबल ही नहीं है? नहीं अवेलेबल होगा जब इस तरह के, देखिए एक स्टेप लिया है तो उसका ये आलम हुआ है कि 12 रुपए से ज्यादा नीचे आया है। तो अब मजीद अगर हुकूमत स्टेप लेती है और वो क्रैकडाउन करती है, जो हुंडी और हवाला का काम करते हैं, कल भी लोग पकड़े गए हैं, उनसे बरामद हुए डॉलर जो है, तो अगर इस तरह से मजीद इसको तेज कर दिया जाता है तो यकीनी बात है फिर डॉलर लेके कहाँ जाना है। लोग हुंडी हवाला का काम छोड़ देंगे, बैंकिंग के जरिए जो पैसे भेजते वो नहीं भेज रहे, वो हुंडी हवाला के जरिए भेज रहे। अगर ये कारोबार इस पे गजंद आती है, ये कारोबार खत्म होता है, तो यकीनी बात है फिर पैसा जो वो बैंकों के थ्रू जाएगा तो डॉलर फिर लाना पड़ेगा उनको मार्केट में, तो जब मार्केट में आएगा तो सस्ता होगा। अब यहाँ पे जो अहम बात है वो ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ डॉलर ही नीचे नहीं आया, कल जो चक्की का आटा है वो 10 रुपए किलो कम हुआ है, जो आम फ्लोर मिल का आटा है बाजार में आता है वो तकरीबन 15 रुपए कम हुआ है। LPG जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है, गैस अवेलेबल नहीं है, घरों में नहीं आती, लोग ज्यादातर LPG इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत में एक ही दिन में 37 रुपए फी किलो की कमी हुई है। इसी तरह से सोने की बात करें जो आपसे रिलेटेड है खवातीन से, तो कल 5,400 रुपए सोने की फी तोला कीमत में भी कमी हुई है। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो ये महंगाई काफी हद तक कम होने जा रही है अगर हुकूमत इसी तरह के स्टेप ले, और बजट से पहले 9 जून से पहले और बजट के अंदर कुछ इस तरह के मेजर्स ले, इस तरह की पॉलिसी लेके आए कि वो आवाम को रिलीफ दे, तो मुझे यकीन है कि डॉलर भी जो है इंशाल्लाह ये 250 के करीब करीब आ जाएगा। और बाकी जो शेयर खुरोनोश है, जैसे ट्रांसपोर्ट का किराया खास तौर पे, अच्छा अशरफ साहब, एक और चीज क्विकली ये चीज बताइएगा कि क्या इस चीज का फिर क्रेडिट इसहाक डार साहब को जाएगा जो डॉलर में हमने एकदम से कमी देखी है, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा बिकॉज आप फील्ड में भी जाते हैं, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, ये जो हालिया डॉलर में कमी हुई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, कुकिंग ऑयल एंड एटसेट्रा, लोगों का माइंडसेट क्या पाया जा रहा है, लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आर दे ऑल हैप्पी जो कमी की गई है इससे? मिले जुले रुझान है जी, चूंकि हर शहरी का कहीं ना कहीं किसी ना किसी सियासी पार्टी से एफिलिएशन होती है, तो वो जिस तरह का बंदा जिस पार्टी के साथ होगा, अगर वो हुकूमती पार्टी के साथ है तो वो तो ये कहेगा जी बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा किया इन्होंने। लेकिन अगर कोई मुखालफ है तो ये कहते हैं जी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, महंगाई बहुत ज्यादा कर दी गई है पिछले साल की निस्बत, तकरीबन मोर देन 100 और इससे भी ज्यादा फीसद जो है महंगाई हुई है। तो उसको अगर देखा जाए तो उस सतह पे लाने के लिए अभी कुछ वक्त लगेगा, और उम्मीद की जाती है कि ये जो बजट बनेगा, ये जो IMF की कड़ी शरायत थी उसमें से हट के बनेगा, क्योंकि हम जो उससे किस्त लेनी थी वो अब नहीं दी उन्होंने, और पीछे टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। तो अब ये हुकूमत ने यही सोचा है कि अब ये किस्त ना ली जाए और IMF की कड़ी शरायत जो है ना मानी जाए, और चूंकि इलेक्शन ईयर है तो बजट के अंदर जो है आवाम को कुछ रिलीफ देने की बात की जाए, बजट तो के अंदर वो आवाम बातें को शुरू हो रिलीफ गई दिया है, वो जाए। अपनी तौर और पे सामने आना अभी शुरू हो गया। IMF से क्योंकि मुआहिदा नहीं हो पाया, सो अगस्त में जो अगला मुआहिदा होगा उसमें जाया जाए, अभी इस मामले को जो है वो ऐसे ही छोड़ दिया जाए। थैंक यू सो मच अशरफ मेहताब साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। एंड डेफिनेटली अवाम में मिला जुला रुझान इस वक्त पाया जा रहा है, और लोग कंफ्यूज भी हैं कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, और क्या ये जो कीमतों में कमी की गई है ये सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। बट अगर करेगी या नहीं करेगी तो ये हमें आने वाला वक्त ही बता सकता है। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
आफ्टर द ब्रेक और आप सबका आज का दिन कैसा गुजरेगा ये बताने के लिए एस्ट्रोलॉजर अली जैदी इस वक्त स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच अली। और टर्न बाय टर्न स्टार्ट हो जाएं कि जी आज मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस और दिन कैसा रहेगा। जी शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट तो जी रिक्शा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बुर्ज हमल वाले अफराद हैं उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात रहेंगी, और ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो जॉब करते हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए। और ऐसा इसमें लगता है कि खुदा न खास्ता कोई तल्ख़ कलामी या कोई तनाज़ा आज के दिन जो हज़रात या जो ख़वातीन जॉब कर रही हैं उनके लिए हो सकता है, लेकिन जो ख़वातीन अपना बिज़नेस कर रही हैं उनके लिए मामलात बेहतर रहेंगे। और बिज़नेस में फ़िलहाल नई सरमायाकारी के लिए आज का दिन बेहतरीन नहीं है। अब हम बात करेंगे टॉरस की। टॉरस वाले हज़रात को बहुत ज़्यादा मौक़े आज के दिन मिलेंगे, ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस से रिलेटेड हैं। उनके लिए बड़ी आज के दिन आसानी होंगी। स्टॉक मार्केट का जो लोग हैं वो आज बेहतर तौर पर उनको कोई बेहतर मौका मिल सकता है, और इनके दोस्त जो हैं वो माली तावन करेंगे आज के दिन। और जो लोग खूबसूरती के हवाले से कोई भी शोबा अख्तियार किए हैं उनके लिए भी आज का दिन बेहतर हो सकता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज जेमिनी की। बुर्ज जेमिनी वालों के लिए आज मुश्किल सूरत हाल रहेगी। आज का दिन उनके लिए कतई तौर पर आसान नहीं होगा, ख़ुसूसन उन अफराद के लिए जो अपना बिजनेस कर रहे हैं। और नई सरमायाकारी के हवाले से आज का दिन किसी सूरत बेहतर नहीं है, और उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। जो सामाजिक कारकुन हैं, सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए खुदा न खास्ता कोई तनाज़ा या कोई स्कैंडल बन सकता है आज के दिन, और उतार चढ़ाव वाली इनकी सूरत हाल रहेगी। अब हम बात करेंगे बुर्ज कैंसर की। बुर्ज कैंसर वालों के लिए हालात आज के दिन बेहतर होंगे, ताहम अखराजात कंट्रोल नहीं हो सकेंगे। बिजनेसमैन अफराद बड़े बेहतरीन रहेंगे, और आज के दिन रिश्ता का पैगाम भेजने के हवाले से, प्यार मोहब्बत का पैगाम भेजने के हवाले से आज का दिन बड़ा बेहतरीन रहेगा। और लेकिन इनको भी अपने खुफिया दुश्मनों से फ़िलहाल एहतियात की ज़रूरत है। और ख़वातीन जो बोलने के हवाले से जो भी शोबे अख्तियार किए हुए हैं उनके लिए हालात बड़े बेहतरीन हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे बुर्ज असद की। बुर्ज असद वाले वो अफराद जो बोलने के शोबे अख्तियार किए हुए हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेक्चरार हैं, उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा। और आज के दिन उनको सफ़र करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। और थोड़ी तरक्की फ़िलहाल जो जॉब कर रही हैं ख़ुसूसन ख़वातीन उनके लिए नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके अलावा कोई मौक़े मिल सकते हैं, कोई बेहतर इनको कोई मौका आ सकता है, कोई बेहतर ऑफ़र इनको मिल सकती है। अब हम बात करेंगे बुर्ज विर्गो की। बुर्ज विर्गो वाले अफराद तब्दीली आज के दिन नज़र आती हैं। सेहत के मसाइल खुदा न खास्ता नज़र आते हैं, लेकिन अज़वाजी ताल्लुकात इनके बेहतरीन रहेंगे। अगर इनकी मियाँ बीवी की नाराज़गी रहती है तो सुलह का पैगाम भेजने के हवाले से आज का दिन बेहतरीन है। और आज का दिन हर हवाले से बेहतरीन है। पार्टनरशिप की अगर कोई ऑफ़र है इनको, और किसी नए कारोबार की इब्तदा या नए कारोबार का आगाज़ करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से भी आज का दिन बेहतरीन है। लेकिन सेहत के मामलात इनके मसाइल वाले रहेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज लिब्रा की। बुर्ज लिब्रा वाले मुलाजमत पेशा अफराद वो बदस्तूर प्रेशर का शिकार रहेंगे, ख़ुसूसन ख़वातीन लिब्रा ख़वातीन प्रेशर का शिकार रहेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए बेहतरीन ये दिन रहेगा जो कानून नाफिज करने वाले इदारों से या कानून के मुतल्लिक कोई भी शोबा अख्तियार किए हैं, या जिनका ताल्लुक कागज़ और कलम से रहता है, यानी कि लिखने के हवाले से या किसी भी काम में जिसमें राइटिंग आती हो, उसमें इनका आज का दिन बेहतरीन रहेगा। लेकिन इनके अज़वाजी ताल्लुकात आज के दिन थोड़े बहुत मुश्किल हो सकते हैं या नाराज़गियाँ हो सकती हैं, और किसी भी किस्म की इनको किसी हवाले से मज़ाहमत या किसी तल्ख़ कलामी का सामना करना पड़ सकता है। सेहत के मामलात इनके बेहतर नज़र आते हैं। और अब हम बात करेंगे बुर्ज अक़रब वालों की। बुर्ज अक़रब वाले इनकी सूरत हाल बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली रहेगी। पार्टनरशिप बेहतर तौर पर आज मुनाफा हासिल नहीं कर सकेंगे जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। सफ़र आज के दिन इनको पेश आ सकते हैं, और अगर ये आज के दिन बैरून मुल्क वीज़ा के लिए बैरून मुल्क के इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए बेहतरीन तौर पर मौके हो सकते हैं। तब्दीली हैं, और मंगनी शादी आज के दिन करना वो भी फ़ायदामंद है, और मंगनी शादी का पैगाम आज के दिन भेजना वो भी इनके लिए फ़ायदामंद साबित होगा।
अब हम बात करेंगे बुर्ज सेजिटेरियस की। कानूनी इदारों में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, और जो लोग सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं, सामाजिक कारकुन हैं, या बोलने के हवाले से कोई भी शोबा अख्तियार किए हुए हैं, या कैमरे को किसी हवाले से भी फेस करते हैं, उनके लिए आज के दिन मौके हो सकते हैं। अगर वो लोग अपने आप को मनवाना चाहते हैं तो आज का दिन उनके लिए बड़ा बेहतरीन है, और आज के दिन उनको बहुत ज़्यादा मौके आएंगे, और सफ़र भी आज के दिन कर सकते हैं, और तब्दीलियाँ भी आज इनकी नज़र आती हैं। मुमकिन है कि कोई घर या गाड़ी की तब्दीली हो सकती है। सेहत के मामलात का हम बदस्तूर इनके मुश्किलात का शिकार रहेंगे। अब हम बात करेंगे बुर्ज कैप्रिकॉर्न की। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों की आज के दिन थोड़ी सूरत हाल वाज़ह नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग बोलने के हवाले से शोबा कोई इख्तियार किए हुए हैं उनके लिए बेहतरीन हो सकता है, और जो लोग आर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं या किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के हवाले से कोई भी शोबा अख्तियार किए हुए हैं तो उनके लिए बेहतरीन है। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क का सफ़र आज के दिन मुमकिन है। तब्दीलियाँ आज के दिन इनकी ज़िंदगी में बहुत सी हो सकती हैं आज के दिन, और सेहत के मामलात भी इनके काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं। अब हम बात करेंगे बुर्ज दिल्लू की। बुर्ज दिल्लू वालों के ख़ानदानी मामलात जो हैं वो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, वो ख़ानदानी मामलात उलझे हुए हैं। सुलह का पैगाम भेजना इस वक्त बेहतर नहीं है। ख़ानदानी मामलात के साथ इनके अज़वाजी ताल्लुकात भी मुश्किलात का शिकार नज़र आते हैं, यानी कि डिस्टर्ब रहेंगे। कारोबारी मामलात बेहतर रहेंगे, और ख़ुसूसन वो लोग कारोबार बेहतर तौर पर उनको मुनाफा हासिल कर सकेंगे जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, और स्टॉक मार्केट में या प्रॉपर्टी का खरीदना आज के दिन इनके लिए फ़ायदा नहीं होगा। अब हम बात करेंगे आखिरी बुर्ज पाइसेस की। बुर्ज पाइसेस वाले वो अफराद जो मुलाजमत करती हैं, ख़ुसूसन ख़वातीन, उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो अपना बिजनेस कर रही हैं वो आज के दिन उनके लिए लकी है, और नई सरमायाकारी अगर कोई ख़वातीन करना चाहती हैं तो उस हवाले से भी ये बेहतरीन है, और ख़वातीन के लिए रिश्तों की तलाश के हवाले से भी आज का दिन बेहतरीन है। और जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेक्चरार हैं, तो उनके लिए भी आज का दिन बेहतरीन है। बेहतर तौर पर जो मर्द हजरात हैं वो मुनाफा हासिल कर सकेंगे, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पर काम करते हैं, सामाजिक कारकुन हैं, उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। कोई खुफिया दुश्मन इन पर कोई खुफिया वार कर सकता है, और तब्दीलियां हैं और सेहत के मामलात इनके भी मुझे मुतासिर आज के दिन नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच अली जैदी। हमें मुख्तलिफ ज़ोडिक साइंस के हवाले से बता रहे थे कि सबका आज का दिन कैसा गुजरेगा। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।